हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना चैप्टर संबंधित कुल 50 एमसीक्यू या पीवाईक्यू को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वैसे तो चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन सवाल बहुत अधिक पूछे जाते हैं और सवाल यहाँ से बनते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा आधार है, ये प्रस्तावना है। जो संविधान को बनाने वाले लोग थे ना, उनका पूरा विचार, पूरा मत ही, उनकी पूरी सोच ही संविधान की प्रस्तावना में दिखती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले हम लोग इसको जो एक पेज का, केवल एक पेज का जो प्रस्तावना है, वहां उसको कुछ चीजें डिकोड करेंगे और ये भी देखेंगे क्या क्या सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग, देखिए संविधान की प्रस्तावना सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को एकदम रटा होना चाहिए। इसका एक एक वर्ड आपको आना चाहिए। एक एक वर्ड से भी सवाल बनते हैं। इंटरव्यू में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अगर कोई जो पॉलिटिकल साइंस का छात्र होगा तो इंपॉर्टेंस को समझता होगा। संविधान की पूरी गरिमा है ये। तो चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान की ये उद्देशिका है। यही क्या है? प्रस्तावना है। देखिए इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। पहले तो ये भी सवाल पूछ लेता है। संविधान इसी को कहा जाता है उद्देशिका। उद्देशिका कहा जाता है। उद्देशिका कहा जाता है। इसी को ही प्रस्तावना भी कहा जाता है। प्रस्तावना कहा जाता है। और इसी को आमुख भी कहा जाता है। देखिए आमुख पूछ लेगा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आमुख क्या चीज आ गया संविधान में। और इसी को ही अंग्रेजी में प्रियम्बल भी कहा जाता है। प्रियम्बल भी कहा जाता है। जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, इसका जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अगर पूछ ले भाषा, इसकी जो भाषा है किस देश से ली गई या प्रेरित है, तो ये भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में संशोधन के पश्चात प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये कब प्रस्तुत किया गया था उद्देशिका? तो ये 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा ने इसको कब स्वीकृति दिया था या स्वीकार किया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत किया था। ये कुछ फैक्ट हो गए संविधान सभा से संबंधित। संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग यानी कि मतलब भारत की जनता के बारे में कहा गया। भारत की जनता संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना को स्वीकार करती है, आत्मार्पित करती है। भारत की संपूर्ण सत्ता, भारत की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में है? भारत के लोगों के हाथों में। ये सार्वभौमिकता को बताता है, यानी कि सभी व्यक्ति, सभी लोग, सभी के अधिकार क्या समान है। ये जो भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं ना, इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा ही शब्द का प्रयोग किया गया है। हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, वहां पर क्या है? हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। उसी तर्ज पर भारत के संविधान में भी शब्द यूज किया गया है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। इसका मतलब यह कि संपूर्ण सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में यहाँ पर शक्तियां नहीं निहित है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत पूर्ण रूप से प्रभु सत्ता संपन्न है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले सकता है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, भारत की विचारधारा समाजवाद से प्रेरित है। भारत पंथ निरपेक्ष का समर्थन करता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि यहाँ पर कोई पंथ या धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों को यहाँ पर समान महत्व दिया जाता है। भारत का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है। सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत का गणराज्य कैसा है? लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पर समाजवादी, एक दो शब्द यहाँ पर देख लीजिए, एक समाजवादी और यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर दो शब्द हो गया, इसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए, अखंडता। ये तीन जो शब्द है ना, बाद में जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में, ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। तो कब जोड़े गए पूछ लेता है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कब लाया गया था? 1976 में लाया गया। इसका मतलब यह है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। एक बार, केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन था। तीन शब्द यहाँ पर जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो ये हो गया सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई। पूछ लेता है कितने प्रकार के न्याय है? तो यहाँ पर तीन प्रकार के न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ सामाजिक और आर्थिक या राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान रूप से अधिकार और सबको समान रूप से समझा जाएगा। ये जो तीनों वर्ड है ना, तीन प्रकार की जो न्याय की बात की गई है, यह रूस से प्रेरित है। ये जो न्याय की बात है ना, रूस के संविधान से प्रेरित है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पांच प्रकार। पूछ लेता है कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? तो पांच प्रकार की स्वतंत्रता। पांच प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये पांचों का आपको क्रम याद होना चाहिए। किस क्रम में कौन सा शब्द योजित है, आपको जरूर याद होना चाहिए। ये पांच प्रकार की स्वतंत्रता। इसके अलावा दो प्रकार की समता। कौन कौन से दो प्रकार की समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। ये भी पूछ लेता है कितने प्रकार की समता? तो दो प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक प्रकार की बंधुत्व की बात की गई है, विश्व बंधुत्व की बात की गई है। और संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार किया था? ये भी यहाँ पर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। किसको स्वीकार किया था? तो संपूर्ण संविधान को यहाँ पर स्वीकार करने की बात हो रही है, केवल प्रियम्बल के स्वीकार करने की बात नहीं हो रही। 26 नवंबर 1949 को यही तिथि है जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, हालांकि आंशिक रूप से लागू हुआ था। इसी दिन इस एक दिवस मनाया जाता है, विधि दिवस, संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीन शब्दों का प्रयोग किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ये किस कौन करता है? भारत की जनता करती है, भारत के लोग करते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ पर कोई सी अनुच्छेद का उल्लेख नहीं है, किस अनुच्छेद में क्या कैसे है, ये इसका उल्लेख नहीं है। तो विवाद होता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल है, क्या मूल संविधान का भाग है? ठीक है, तो इस पर विवाद काफी हुआ, कई वाद भी आए। तो सबसे पहले जो वाद आता है आपका 1960 में बेरूबारी वाद 1960 में यह कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया। लेकिन बाद में गोलकनाथ पंजाब राज 1967 में, ठीक, कौन सा? गोलकनाथ पंजाब राज 1967 एवं 1973 में जो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज, दोनों ही वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, अपने पूर्व के निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि उसमें जो बातें लिखी गई हैं, उस बातों के खिलाफ अगर सरकार या संघ या संस्था
उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं, अर्थात वह वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, उसके खिलाफ आप किसी न्यायालय या कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची में किसी बात को लेकर संशय की स्थिति होती है, अनिर्वचनीय की स्थिति होती है, विवाद की स्थिति होती है, तो संविधान की प्रस्तावना के प्रकाश को ध्यान में रखते हुए, आमों को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय दिया जा सकता है। इसलिए उद्देशिका का यह महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि उद्देशिका को ही ध्यान में रखते हुए न्यायालय निर्णय सुना सकता है। संविधान की प्रस्तावना के महत्व को देखते हुए कई विचारकों ने इस पर अपने विचार दिए हैं। जैसे के मुंशी ने इसको कहा है राजनीतिक जनपत्री। संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने क्या कहा? राजनीतिक जनपत्री कहा है, राजनीतिक जनपत्री। इसी तरीके से बी आर अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा है। क्या कहा? पवित्र दस्तावेज कहा है। पंडित नेहरू ने ही इसको संविधान की आत्मा और मन माना है, इसको ही आत्मा और मन भी माना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा माना है। तो चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं। पहला सवाल है, भारतीय गणराज्य की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वर्ष स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? भारतीय गणराज्य यानी कि जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था पहली बार 26 जनवरी 1950 को, तो वास्तविक स्थिति क्या थी भारतीय गणराज्य की? ठीक, तो भारतीय गणराज्य जो होता है उसका आरंभ ही प्रस्तावना से होता है, और प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, इसको आप रट डालिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ठीक बनाने हेतु, ये इससे शुरुआत होती है। ये इतने वर्ड हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या संविधान के आरंभ होने के। कब ये पूछा जा रहा है कि 1950 में स्थिति क्या थी, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में बाद में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसको बाद में लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या लोकतांत्रिक गणतंत्र, तो ये तो सही है, लेकिन इसके आगे वाला भी देखते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपसे मैच करिए आप इस वर्ड से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। तो यहाँ पर देखिए समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके पहले क्या होना चाहिए? समाजवादी होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बाद में इसमें बीच के कुछ वर्ड इन्होंने हटा दिए हैं, वो नहीं लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष की जगह इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये सही है। डी वाला यहाँ पर सही हो रहा है, क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना ही हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। उस समय यही शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ चीजें इसमें ट्विस्ट किया है एग्जाम, इसमें प्रश्न में ट्विस्ट ये है कि कुछ वर्ड बाद में जोड़े गए। कौन कौन से वर्ड बाद में जोड़े गए? तो 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। तो यहां पर देख लीजिए पंथ निरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष आप निकाल दीजिए। ठीक, इसमें भी धर्मनिरपेक्ष आप निकाल दीजिए, तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष आ गया, इसलिए यहाँ पर टी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर समाजवादी भी ये नहीं था, ये दोनों वर्ड नहीं थे। ठीक, तो धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़े गए ना, ये भी धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया, इसलिए बी में और सी में तो बाद में जोड़ा गया, तो इसलिए बी और डी में बाद में जोड़ा गया, सॉरी। अब यहाँ पर क्या सही हो रहा है? आपका सी सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से उसी तरीके से सवाल पूछा है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
पंथ निरपेक्ष। तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग बाद में किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी बाद में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया, ये दोनों शब्द बाद में जोड़े गए, इसलिए यहाँ पर डी भी गलत है, सी भी गलत है। अब ए बी में से कोई सही होगा। तो देख लीजिए ए वाला पूरा वर्ड बी में है और ए में उससे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, तो यहाँ पर इन्होंने प्रभुत्व संपन्न नहीं लगाया है, तो यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये सवाल आईएएस 2021 का है, देख रहे हैं आईएएस 2021 का है। इसके पहले वाला जो सवाल हम लोगों ने देखा, उसके पहले वाला सवाल देख लीजिए, यूपी पीसीएस मेंस 2009 और लोअर 2008 पीएससी का है। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के ये दोनों सवाल पहले पूछ लिए गए थे 2009 और 8 में ही, इसको बाद में 2021 में आईएएस ने रिपीट किया, सेम सवाल ही रिपीट कर दिया है, ऑप्शन को भी रिपीट कर दिया है, इसलिए यह महत्व होता है पीवाईक्यू को सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो उद्देशिका में ही होता है, उद्देशिका में ही उनके विचारों का मत मिलता है। के एम मुंशी ने क्या कहा है? के एम मुंशी ने क्या कहा? उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री, उद्देशिका राजनैतिक जनपत्री है, राजनीतिक जनपत्री है, ये क्या मुंशी का विचार है। तो उद्देशिका में ही उनके विचार प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? यानी कि उनका मस्तिष्क किसमें दिखता है, उनके विचार किसमें दिखते हैं? तो फिर से वही सवाल यहाँ पर प्रस्तावना हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? यानी कि इनका कहना है कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है और भ्रातृत्व कितने प्रकार का है, उसको क्या करिए आप क्रम से लगाइए। तो न्याय कितने प्रकार का, हम लोगों ने क्या देखा था? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से न्याय थे? तो जो न्याय थे 3 प्रकार के, सामाजिक, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। एक राजनैतिक न्याय, तो ये 3 प्रकार के न्याय हो गए। यहां हो गए स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आपको याद होना चाहिए, बार बार आप रिवाइज करिए। अब समानता कितने प्रकार की बात की गई? 2 प्रकार के समानता की, कौन कौन से? पहला है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता, यानी कि हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा समान होनी चाहिए। दूसरा क्या है? अवसर, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। तो ये 2 प्रकार के समानता की बात हो गई। यहाँ पर भ्रातृत्व दिया गया, कितने प्रकार के? तो यहाँ पर भ्रातृत्व 1 प्रकार का है, वो है क्या? बंधुत्व। बंधुत्व यहाँ पर 1 प्रकार का, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? 3, 5, 2, 1। तो यहाँ पर किसमें है? 3, 5, 2, 1 इसमें है आपका पहले ऑप्शन में। तो इस तरीके से ऐसे ही पढ़िए ना ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शन को क्या क्या सवाल बनता है। यहाँ अभी देखेंगे आप, आने वाले सवाल इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होंगे, क्या कई बार इसको इस तरीके से थोड़ा बहुत हेर फेर करके पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 6वां सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो हम लोगों ने क्या देखा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहली लाइन क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। ये अब देख लीजिए, यहां पर पूछा है कि ये क्रम बताइए, सिलसिला बताइए। तो आप बताइए क्या क्रम हो सकता है। संपूर्ण प्रभु संपन्न पहले आना चाहिए। संपूर्ण प्रभु संपन्न किसमें है, पहले ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, देखिए संपूर्ण प्रभु संपन्न की जगह इन्होंने क्या लिखा है, सार्वभौम सत्ता संपन्न। लगभग अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पर बी मैच कर रहा है अभी फिलहाल, सी भी मैच कर रहा है और डी भी मैच कर रहा है। तो तीनों को आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद संपूर्ण प्रभु संपन्न के बाद समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। समाजवादी किस में है, देख लीजिए बी में है, बी में समाजवादी है, बी में समाजवादी है। ठीक, बी में समाजवादी है और आपका डी में समाजवादी है। तो बी में नहीं, सी में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी कट गया। अब बचा क्या, बी और डी बच चल रहा है। बी और डी में से कोई से समाजवादी। समाजवादी के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। तो अब बी और डी बच रहा, तो बी में क्या है, जनवादी। यहाँ पर क्या इन्होंने प्रयोग कर दिया, जनवादी। अब ये भी गलत हो गया। डी में क्या, धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर अब डी आपका सही हो गया। हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मूलतः पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके स्थान पर प्रयोग कर लिया जाता है धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी, सेक्युलर शब्द है। ठीक, ये यहाँ पर सही हो गया, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। लोकतंत्रात्मक के जगह पर इन्होंने किसका प्रयोग किया गया, जनवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। फिलहाल यहाँ पर जो डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर देख लीजिए उसी प्रकार से यहाँ क्रम फिर से दिया गया, तो हम लोग रटेंगे इसको। पहली लाइन तो एकदम रटी होनी चाहिए। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न किसमें है, यहाँ पर देख लीजिए पहले में तो नहीं है, इसलिए पहला गलत हो गया। ये आपका बी में संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभु, यहाँ पर देख लीजिए सी में गलत हो गया, क्योंकि संपूर्ण प्रभु संपन्न है नहीं, इसलिए सी गलत हो गया। ये गलत हो गया, आपका बी और डी बच रहा है। ठीक है, तो बी और डी बच रहा है। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, यहाँ पर समाजवादी नहीं आया है, बी में समाजवादी आया, इसलिए यहाँ पर बी सही हो जा रहा है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो फिर से वही संपूर्ण, जितनी बार आप लिखेंगे बोलेंगे आप उतना ज्यादा याद होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो देख लीजिए अब क्या है यहाँ पर, तो क्या हो जाए, एक सार्वभौम। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब यहाँ पर सार्वभौम शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। समाजवादी शब्द तो बाद में आता है, सार्वभौम तो आया, प्रजातांत्रिक बाद में आ गया, यहाँ पर समाजवादी बीच में इन्होंने हटा दिया, इसलिए भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पर सी सही हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9वां सवाल, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। आप देख लीजिए सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। सही शब्द क्या है, बीपीएससी 2008 का सवाल है। तो फिर से वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन सा है, सी पहले आ गया, ए। ठीक, तो सी पहला आ गया, सी के बाद क्या आएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी किसमें है, सी के बाद ए आ गया, सी के बाद एक, ये दो हो जाएगा आपका। सी सी के बाद एक किसमें किसमें है, ए में है, केवल ए में है। ठीक, देख लीजिए ये यही सही हो गया। तो इस तरीके से समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पर फिर डी हो जाएगा 3 नंबर पर, फिर ये 2 नंबर पर आपका प्रजातांत्रिक आ जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन है, 42वां, 44वां, 46वां, 74वां। तो कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता।
एवं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। इसमें से केवल आपका क्या दिया है, समाजवादी दिया है, 2 शब्द नहीं दिया, तो 42वां हो जाएगा। अब देख लीजिए फिर से आगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो क्या क्या जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द। पहला आप किसमें है, देख लीजिए ये सी में दिया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ एक शब्द और हो जाएगा। अगर पूछ ले तो आप बताएंगे अखंडता, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो फिर से वही आ गया 42वां संविधान संशोधन, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द। फिर से देख लीजिए वही सवाल पूछा, 2 शब्द जोड़ेंगे, इन्होंने 2 ही पूछा है, तो कौन कौन से हो जाएगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न नहीं है, गणराज्य नहीं, प्रजातंत्र नहीं, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। पंथ निरपेक्ष की जगह इन्होंने धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग किया गया है, अखंडता हो गया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, तो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, हालांकि धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, फिर भी ऑप्शन के हिसाब से सही है। संविधान की प्रस्तावना में भारत का कोई राज धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह कि भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है, कोई विशेष धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। अगला सवाल, कौन सा शब्द सन 1975 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो बंधुत्व, समता, समानता, अखंडता, तो ये अखंडता शब्द ये सम्मिलित नहीं था। अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 3 शब्द कौन कौन से, फिर से रिपीट करते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जो कि क्रमशः लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। अगला सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए, तो 3 हो जाएगा, समाजवाद ये नहीं है, ग्राम समाज, पंथ निरपेक्षता ये भी नहीं है, तो यहाँ 1 और 3 किसमें है, 1 और 3 यहाँ बी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही कथन है। उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब स्वीकृति कब दिया था संविधान सभा ने इसको स्वीकृति, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति संविधान सभा द्वारा। तो पहला कथन सही है बिल्कुल। इसकी प्रकृति न्यायालय यानी कि न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका अर्थ यह है कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसके खिलाफ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर किसी न्यायालय कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि फला का पालन नहीं हो रहा है, तो ये सही है। इसका संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल सही है। संशोधन हुआ भी है, इसका संशोधन हुआ भी है, कब हुआ, एक बार हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां था 1976। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता। पंथ निरपेक्ष व अखंडता यही जोड़ा गया है। संशोधन तो संभव है इसमें, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मौलिक ढांचा बदलना नहीं चाहिए, ढांचा वही रहना चाहिए, ढांचा बिगाड़ देंगे तो संविधान का अस्तित्व क्या रह जाएगा। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ये भी सही है एकदम, प्रावधान कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चारों सही है। देख लीजिए किसमें है चारों, ये तो किसी में नहीं दे रहा चारों। तो यहाँ पर सी डी को हम लोग फिलहाल लगाकर चलेंगे, क्योंकि अधिकतम कथन इसी में दिया गया, इसमें भी 3 दिया गया, इसमें भी 3 दिया गया है। हालांकि चारों कथन सही है। अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। विधिक स्वरूप यानी कि क्या वह न्याय योग्य है, यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। विधिक स्वरूप क्या है, या लागू नहीं किया जा सकता। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो वही फिर से सवाल आ गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। अगला, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। ये कब की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को, जब संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया था, लागू किया था। गणतंत्र उस समय था, हाँ भाई था। विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक। तो यहां पर देख लीजिए कौन शब्द सम्मिलित नहीं थे। गणतंत्र तो शामिल था, तो यहां पर पहला कट जाएगा। विश्वसनीय शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है संविधान की प्रस्तावना में, ना तब था ना अब है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अभी हम लोगों ने संविधान का प्रस्तावना पढ़ा तो उसमें कहीं विश्वसनीय शब्द नहीं देखा। समाजवादी भी नहीं है, ये कब आया, ये 1976 में आया है। गैर धार्मिक शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। पर निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो भी कब किया गया, 1976 में किया गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ठीक। तो यहाँ पर तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे, और ना उस समय सम्मिलित नहीं था। हालांकि इसमें एक शब्द 3 बाद में शामिल किया गया, लेकिन उस समय तो सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ 2, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बी वाले में है 2, 3, 4, ये सही हो जाएगा बी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित समाजवादी शब्द, तो यही 42वां। फिर से वही सवाल, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो फिर से देखिए उसी तरीके से सवाल आया है, हूबहू वही सवाल नहीं, लेकिन वही उसी तरीके से आया है। समाजवादी था, नहीं था, बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था, गणराज्य था। तो यहाँ पर क्या पूछा, जो नहीं थे, ये 3 नहीं थे, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में दे रहा है 1, 2, 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, वही 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देख रहे हैं कितनी बार सवाल रिपीट हुआ है, देख रहे हैं पीसीएस 2010 में, 91 में, 2013 में कितनी बार सवाल रिपीट हुआ है। 26वां सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात होती है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। इसमें एक न्याय और जोड़ लीजिए आप, राजनैतिक न्याय भी। 2 न्याय इन्होंने दिया, इसलिए पहला एक सही है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर विचार है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस तरीके से दूसरा भी सही है, अवसर की समानता, अवसर की समानता, हाँ ये भी सही है। प्रतिष्ठा एवं अवसर,
प्रतिष्ठा, दो प्रकार की समता की बात की गई ना, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, दो समता की बात की गई है यहाँ, इसलिए तीसरा भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर चारों सही हो जाएगा, चारों डी में दे रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कथन, कथन वाले सवाल से बहुत घबराते हैं आप लोग, तो चलिए यहाँ पर देखिए आ भी गया एक सवाल। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही, एकदम सही है। प्रस्तावना में ऐसे लिखा गया है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। हाँ, ये भी सही है, इसको स्थापित किया गया ना बाद में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य माना गया है। कब? 1976 में। 42वां, इसलिए सही हो गया और दोनों की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, बी नहीं सॉरी सी, ए सही होगा, ए सही व्याख्या कर रहा है, ए सही होगा। अगला देखते हैं। भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता है। सही है। लोकतांत्रिक सार्वभौमिकता का मतलब कि सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, सबको समान शक्तियां है, सभी समानता के धरातल पर है। सही, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक शब्दों से गलत, जनता के जनता शब्द गलत, जनता की लोकतंत्र शब्दों से भी गलत, हम भारत की लोक शब्दों से, ये सही है। इसी से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है और यही बताता है कि भारत सार्वभौमिक राष्ट्र है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारत संविधान में कहाँ किया गया है? देख लीजिए कितना सिंपल सवाल पूछा है। नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल या आमुख या उद्देशिका या संविधान प्रस्तावना पूछा गया है। हम भारत के लोग, ये कॉन्सेप्ट कहां से है? तो यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ, वहां लिखा गया हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, वहां लिखा गया है। इसके अलावा हम भारत के लोग, इसका प्रयोग जगह और किया गया है भाग एक, भाग एक यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। किसको माना? सार्वभौमिकता। इसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिकता कहा जाता है। सभी लोग समान और पूर्ण रूप से समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सार्वभौमिकता इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ पीछे का सवाल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, पंथ निरपेक्ष किया गया है। इसका मतलब भारत का कोई विशेष राजधर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान महत्व, सभी धर्मों को समान महत्व। ठीक, तो भारत में अनेक धर्म है, इसका मतलब थोड़ी ना होता है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। सही है, डी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संघीय शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया भैया, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ। ठीक, संघ भी देख लीजिए इसमें आ गया। तो यहां पर यहां पर वैसे सही तो ये होना चाहिए, प्रस्तावना में दोनों शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संघ या संघी, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है। संघीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है संविधान के भाग एक में, भाग एक में और अनुच्छेद आपका 1 में इसका प्रयोग किया गया है। भारत में संघीय के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन, जबकि यूएसए में इसके लिए फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया, फेडरल, फेडरल शब्द। तो यहां पर संघीय हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण, वेलफेयर, इसका प्रयोग नहीं किया गया है।
लोक कल्याण शब्द का प्रयोग डीपीएसपी में किया गया है। डीपीएसपी भाग 4 में किया गया। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें प्रयोग किया गया है। बाकी 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो यह किस में हो जाएगा? विचार की स्वतंत्रता, ये भी है, प्रयोग किया गया है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ठीक, ये भी हो गया। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी हो गया। डी आर्थिक स्वतंत्रता यही नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। और ये पूछा किसका प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता इसका प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय, 3 न्याय की बात की गई है। सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। ये पूछा किसकी बात नहीं की गई? तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, धार्मिक न्याय। इसकी जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। पंथ निरपेक्ष, अगर ये पूछता तो सही हो जाता। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धननिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। तो ये सही बात है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द 3 नहीं थे, बाद में जोड़े गए। अखंडता ये हो गए, बाद में जोड़े गए। सही है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फिलहाल। अब आगे देखते हैं, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। गलत, ये कब जोड़े गए? 77 नहीं, 1976 होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए गलत हो गया। भी उक्त शब्द 85 में जोड़े गए, गलत है भी। 77 में उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, अंग तो है, इसलिए भी गलत हो गया। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहां पर देख लीजिए कितनी बार ये सवाल रिपीट किया गया है। अभी तक ये सवाल पूछा जा रहा है, 2006 से शुरू किया इन लोगों ने और अभी तक पूछ रहे पीसीएस वाले। कौन संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये हो जाएगा उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान की आत्मा पंडित नेहरू व अन्य ने इसको माना है, उद्देशिका को ही, जो संविधान की आत्मा माना है। संविधान की आत्मा माना है। अगर बी आर अम्बेडकर का विचार पूछ ले तो बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को माना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 को आत्मा माना संविधान की। आत्मा व मन दोनों माना इन्होंने। ठीक, बाकी अन्य का पूछे तो आप किसको बताएंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना को बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली कहने वाले कौन है? के एम मुंशी साहब। इन्होंने राजनैतिक जनपत्री कहा है। राजनैतिक जनपत्री कहा है किसको? प्रस्तावना को। बी आर अम्बेडकर ने कहा है पवित्र दस्तावेज कहा है। बी आर अम्बेडकर का भी पूछ लेता है। एक और है संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, उनका भी कथन कभी कभार पूछ लेता है। सुभाष कश्यप, उनका कहना है संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा।
फिर इन्होंने लिखा प्रस्तावना आधार है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। अगर ये पूछे तो आप सुभाष कश्यप का बताएंगे, पवित्र दस्तावेज का पूछे तो B.R. अम्बेडकर का बताएंगे, राजनीतिक जनपत्रित पूछे तो आप K.M. मुंशी का बताएंगे। फिर से देख लीजिए, आ भी गया संविधान एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो ये हो जाएंगे, इसमें क्या है देखिए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन पहला ही है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो किसमें घोषित किया था? देखिए यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक बेचारी नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए वेरुबारी। ये 1960 का वाद है। इन वेरुबारी वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इन्होंने कहा संविधान का भाग नहीं है। पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया, अपने पूर्व में दिए गए फैसले को पलट दिया गया और महत्वपूर्ण अंग माना किसको? संविधान की प्रस्तावना को। इसी तरीके से गोलकनाथ वाले केस में भी ऐसा हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। इसमें 4 केस आपको याद रखना है, संविधान के उद्देश्य से संबंधित 4 वाद को आपको याद रखना है। इसमें ये कब 1967 में था, ये इसमें भी अंग माना ये है। ठीक, तो ये है केशवानंद भारती में ही इन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को आप बदल नहीं सकते हैं। इसी के बाद 1976 में संविधान संशोधन ला करके 3 शब्द जोड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो चलिए देखते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली नहीं, बनारसी दास भी नहीं है, गोपालन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया गोपालन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए गोपालन नहीं होना चाहिए, गोलकनाथ होना चाहिए। यहां पर गोलकनाथ होना चाहिए, गोलकनाथ। इसमें गोलकनाथ वाले केस में ही मानक संविधान उद्देशिका का भाग है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मौलिक संरचना स्ट्रक्चर वाला जो मैटर था ना, वो कौन था? केशवानंद भारती विवाद था। देखिए यहाँ पर दोनों आ गए, ए में भी है और डी में भी है, तो यहाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें ज्यादा माना जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक से इस तरीके से हो गया होगा। जहां भी ऑप्शन में आया केशवानंद भारती वाद, तो ये हो जाएगा। विवाद लिखा है, सब में विवाद नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? वाद होना चाहिए। विवाद कर दिया इन्होंने। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। प्रस्तावना में जो भी आदर्श, उद्देश्य, लक्ष्य, जो भी रूपरेखा दी गई ना, उसको बाद में जो वास्तविक रूप से इसको लागू करने का जो प्रयास किया गया है, वो 3 जगहों पर किया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, 3 चैप्टर में। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में सी दे रहा है। मौलिक अधिकार तो भाग 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, ये 3 चैप्टर में उसको वास्तविक रूप से हासिल करने के लिए प्रयास किया गया है, व्याख्या किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार
संविधान की प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में ही नजर आते हैं। ये हो जाएगा आपका। भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 2 प्रकार की समता है। समता कितनी? 2 प्रकार की है। 1 प्रकार की बंधुता है और 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, सब याद रखिए आप। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भारत संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। सामाजिक, धार्मिक हो गया गलत। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक नहीं, गलत, इसलिए ये भी दोनों गलत। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, फिर सांस्कृतिक इसलिए भी गलत। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, डी ऑप्शन सही। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उल्लेख किया गया? आर्थिक न्याय का उल्लेख, उद्देश्य का मूल अधिकार, उद्देश्य का राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें है। उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। सही है, संविधान का भाग तो है ही, कोई विधिक प्रभाव नहीं रख सकता। ये भी सही है, सही है फिलहाल, क्योंकि उसको न्यायालय में द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, उसके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती, वाद योग्य नहीं है, इसलिए पहला भी सही है। संविधान का भाग नहीं है, गलत, संविधान का भाग तो है ही। कब कहा गया भाग है? 1967 में गोलकनाथ वाले में और 1973 में किसमें कहा गया? केशवानंद भारती वाले में, दोनों में कहा गया है। तो यहाँ पर भी गलत हो गया। संविधान का भाग है और ऐसा ही विधिक प्रभाव रखती जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। ठीक, संविधान का भाग तो है लेकिन इतना विधिक प्रभाव नहीं रखती जैसे अन्य भाग। अन्य भाग जितना विधिक प्रभाव इसका नहीं है, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी है, यही सही होगा, ज्यादा सही यही रहा। ए और सी, डी में से ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? डी लग रहा है, क्योंकि अन्य भागों से यह स्वतंत्र है, स्वतंत्र भी है, उसका कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है, ये सही है। डी यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए सही। 49वां सवाल, संविधान में दिया गया आमुख, अब देख लीजिए यहाँ पर शब्द आ गया आमुख। आमुख का मतलब क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना इसी को कहा जाता है उद्देशिका या प्रियम्बल भी कहा जाता है। यह न्यायालय में लागू नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक हो जाएगा, न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही है, पहला सही है। महत्वपूर्ण एवं उसकी उपयोगिता है, सही है, महत्वपूर्ण तो है ही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, हाँ, ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, इसलिए ये 3 भी सही हो गया, ये सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्धारण में सहायता करता है, 4 भी सही है। ठीक है, अगर कहीं कोई कानूनी दांवपेच फंस रहा है, कहीं संशय की स्थिति हो रही है, कहीं असमंजस की स्थिति है, जहां सही से अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट क्या करते हैं? संविधान के प्रस्तावना को ही ध्यान में रखकर निर्णय सुनाते हैं। तो ये हो जाएगा, चौथा भी सही है, चारों सही है यहाँ पर। तो किसमें चारों सही है? फिर से देख लीजिए, वही आ गया है, चारों सही किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर चारों सही होना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं ऐसा है, तो यहाँ पर डी और सी अधिकतम कथन वाले सही हो रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रासंगिक नहीं है। क्यों नहीं प्रासंगिक है? नहीं भाई, सामाजिक समानता समता का मूल अधिकार है ना, समता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, तो प्रासंगिक है ही, उसमें बाकायदा लिखा गया स्पष्ट, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान प्रासंगिक है, यही सी हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा।